डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलिंग कर्व्स। और ये कूलिंग कर्व्स है क्या, इनका क्या मतलब है, इससे हमें क्या पता चल जाता है। एक्चुअल में ये एक टाइप का थर्मल एनालिसिस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई सैंपल में लिक्विड यानी यूटैक्टिक मिक्सचर कैसे बन सकता है, या कौन सी कंपोजिशन पे यूटैक्टिक मिक्सचर बन रहा है, यानी लोएस्ट मेल्टिंग मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम थर्मल एनालिसिस करते हैं, यानी हम कूलिंग कर्व स्टडी करते हैं। और कूलिंग कर्व्स के साथ साथ में दूसरा एक मेथड है, उसको हम कहते हैं थॉ मेल्ट मेथड। समझ में है ना। यानी आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कूलिंग कर्व्स पढ़ेंगे और थॉ मेल्ट मेथड पढ़ेंगे, यानी हम देखेंगे कि थर्मल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हमें जो एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है वो है कूलिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स to determine whether a sample is eutectic or not and how to find eutectic point। ये हम देखेंगे, यानी हम यूटैक्टिक सिस्टम्स ही अभी पढ़ रहे हैं। यूटैक्टिक सिस्टम, ये यूटैक्टिक सिस्टम का मैं बोलूँगा दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। समझ में आया, शाबाश। अगर हम एक यूटैक्टिक सिस्टम लेते हैं, यूटैक्टिक सिस्टम में मान लीजिए हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। इन दोनों को मैं मिलाता हूँ, या ऐसा कहूँगा मैं बी में ए ऐड करता हूँ या ए में बी ऐड करता हूँ। तो होता क्या है, अगर मैं प्योर ए लेता हूँ, प्योर ए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा। सपोज ये प्योर ए है और इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे, ये ए है और इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा ये टेम्परेचर एक्सीस है और यहाँ पे बनाऊँगा मैं कंपोजिशन एक्सीस, यानी हम यहाँ पे बनाएंगे फेज डायग्राम। क्या बनाएंगे? फेज डायग्राम। ठीक है, किसका फेज डायग्राम बनाएंगे? हम यूटैक्टिक मिक्सचर का, यूटैक्टिक सिस्टम का बनाएंगे फेज डायग्राम। समझ में आया ना, यूटैक्टिक सिस्टम। टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व बना रहा हूं मैं, जिसे आप ऐसो बार भी कह सकते हैं। इस साइड से मैं दूसरा एक सैंपल लेता हूं, इस सैंपल का नाम रखेंगे सपोज बी। ये है बी, ये ए का मेल्टिंग पॉइंट है, ये बी का मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ये ए है, ये बी है। यहाँ पे 100% ए है तो तब मेल्टिंग पॉइंट ऐसा आता है, 100% बी रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट इतना। तो मैं ये बोलूँगा कि बी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। लेकिन जब मैं ए में बी ऐड करता हूँ तो दैट मीन्स आई एम एडिंग सम इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी डालने की वजह से ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ना, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है कब? जब हम प्योर सैंपल में कोई दूसरा सैंपल डालते हैं, उसको इम्प्योर कर देते हैं। इसी तरह से बी में अगर मैं ए डाल दूं तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसका डिक्रीज होते होते रहता है, जितना भी हम ए डालेंगे उतना डिक्रीज होता जाएगा, जब तक तो एक लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाए, या ईजिएस्ट पॉइंट पहुंच जाए। उस ईजिएस्ट पॉइंट को कहते हैं हम यूटैक्टिक पॉइंट, ये वाला, या मैं बोलूँगा इसको ये यूटैक्टिक टेम्परेचर है। राइट, शाबाश। अब इसी तरह से ए में जब मैं बी ऐड करता हूँ, थोड़ा ऐड किया, मेल्टिंग पॉइंट डाउन, फिर थोड़ा ऐड किया, फिर डाउन, जब तक कि यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस पे जो कंपोजिशन रहेगी, ये याद रखना, इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन रहेगी, दैट कंपोजिशन इज कॉल्ड यूटैक्टिक कंपोजिशन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ए और बी का मिक्सचर बनाएंगे, क्लियर, तो ए और बी को मिलाते अगर हम जाएंगे, हम डिफरेंट कंपोजिशंस बनाएंगे। सपोज 1:1 रेशो, 1:3 रेशो, 1:4 रेशो, 1:10 रेशो। तो एक रेशो ऐसा आएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, यानी सबसे कम। जब 2 मिक्सचर्स के मिलाने के बाद में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आ जाए,
उस टाइम पे जो कंपोजिशन होगी या रेशियो होगा उसी को हम कहते हैं यूटैक्टिक कंपोजिशन या यूटैक्टिक सिस्टम, राइट। शाबाश, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन के ऊपर ये जो ए बी और सी लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या है, इस लाइन के ऊपर सिर्फ लिक्विड फेज है, चाहे उसमें ए हो या बी हो, दोनों लिक्विड फॉर्म में है और मिसिबल है। लेकिन याद रखना, ना ए बी से रिएक्ट करता ना बी ए से रिएक्ट करता है, यानी ये दोनों आपस में कंपाउंड नहीं बनाते, तभी जाके ये यूटैक्टिक मिक्सचर बना सकते, यूटैक्टिक कंपाउंड, ये यूटैक्टिक सिस्टम बना सकते। अगर उन्होंने रिएक्ट किया तब ये यूटैक्टिक नहीं कहलाएंगे, तब कुछ अलग कहलाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ये लिक्विड है और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे सिर्फ सॉलिड है, सॉलिड ए बी, और वो भी अलग, ए अलग बी अलग, ये याद रखना, ये अलग है और बी अलग है। समझ में आया? अब देखो, मैं एक पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट, इसको मैं कहूँगा सपोज डब्ल्यू, पॉइंट डब्ल्यू। मेरी तरफ ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी कौन से फेज में है, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों लिक्विड फेज में, ये लिक्विड्स हैं दोनों, राइट। अगर मैं इसको कूल करता जाऊं तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, यहां पे पहुंचेगा। मैं इस पॉइंट को कहूंगा, ये पॉइंट जो ये एक्स पॉइंट है, डब्ल्यू से एक्स पॉइंट पे पहुंच गया। अब एक्स पॉइंट जो है, एक्स पॉइंट पे जब ये आएगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, यानी मैं बोलूँगा सॉलिडिफिकेशन होगी। लेकिन किसकी सॉलिडिफिकेशन, ए की या बी की? मैं बोलूँगा बी की, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, क्योंकि ए का देखो यहाँ पे बी का मेल्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन इम्प्योरिटी डालने के बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अब अगर मैं कूल करता हूँ यहाँ पे इसको, यानी मैं सिस्टम को कूल करता हूँ और यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, जब टेम्परेचर इतना आएगा तो बी जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे, इसके बाद में शुरू हो जाएगी सॉलिडिफिकेशन। समझ में आया? शाबाश। जो ही ये सॉलिडिफिकेशन शुरू होगी तो यहाँ से हीट वापस निकलना शुरू हो जाएगा, यानी अभी ये पार्टिकल्स जो ना ये फ्री थे लिक्विड स्टेट में, लेकिन अब ये जुड़ रहे हैं साथ में, नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, यानी सॉलिडिफिकेशन जो है इनकी शुरू हो गई। जब सॉलिडिफिकेशन शुरू होता है तो उस समय क्या होता है कि पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक आते हैं और इनमें जो मोशन रहती है, थर्मल मोशन, वो कम हो जाती है, और ये जो थर्मल एनर्जी बोलूँगा या मैं वाइब्रेशनल एनर्जी इनमें बोलूँगा, या ट्रांसलेशनल रोटेशनल एनर्जी जो इनमें थी, इन्हें काइनेटिक एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वापस निकलेगी, बाहर निकलेगी। मैं यहाँ से कूल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ मैं इधर से चाहता हूँ कि ये कूल हो जाए, लेकिन सिस्टम मुझे वापस उधर से हीट दे रहा है, तो वहाँ से हीट निकल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कूलिंग है वो स्लो हो जाएगी। यानी यहाँ पे एक्स से लेके, इससे लेके यहाँ नीचे तक सॉलिडिफिकेशन चलती रहती है। ठीक है, जब तक नहीं यहाँ पे पहुँच जाए, इसके बाद में ये पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है। समझ में है ना? यानी यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन शुरू होती है यहाँ तक, लेकिन इस पॉइंट के बाद में ये जो लाइन है ना, ये यूटैक्टिक टेम्परेचर को मैच करती है लाइन। इस लाइन के बाद में, ये ऐसा होना चाहिए था स्ट्रेट, मैंने उल्टा बना दिया। ये लाइन के बाद में आपको सिर्फ सॉलिड ही मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा। जब तक न पूरा लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाए, यानी ए और बी दोनों जब तक न सॉलिडिफाई हो जाए, तब तक ये हीट यहाँ से निकलती जाती है, यानी हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन जिसको कहते हैं, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। यानी ये एनर्जी देगा, हीट देगा
एनर्जी देगा हीट के फॉर्म में, तो उस हीट को कहते हैं हम हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो इससे क्या होगा, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन से हम तो इसको कूल कर रहे थे, ये उतना कूल नहीं होगा, यानी कूलिंग स्लो हो जाएगी क्योंकि वहां पे हीट निकल रही है। समझ में आया ना, शाबाश। अब यहाँ पे जब सॉलिड बन जाएगा इस पॉइंट पे, यानी इसको लिखूंगा मैं वाई पॉइंट, जब सॉलिड कंप्लीट बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन के बाद में अगर आप फिर से आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो जो सॉलिड है, सॉलिड वो कूल हो जाएगा, यानी कूलिंग होगी यहाँ पे। समझ में आया, यहाँ पे कूलिंग होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब मैं आपको ये ग्राफिकली दिखाता हूँ क्या होगा। ग्राफिकली मैं इसको ऐसे बताऊंगा। सपोज मैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ लेता हूँ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ये है टेम्परेचर, ये है टाइम, इधर हाँ अब दिख रहा है, ये टाइम ग्राफ। मैंने शुरू किया W से, इसको अलग कलर से दिखाएंगे, W से शुरू किया, मैं इसको कूल कर रहा हूं, तो टाइम के साथ साथ में ये कूल हो रहा है, ठीक है, कूल हो रहा है ये। मैं चलो इसके बदले में यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। ये मान लो W है, W पे मैंने शुरू किया, तो ये मैं शुरू करता हूँ कूलिंग। पहले कूलिंग फास्ट होगी, क्यों फास्ट होगी, क्योंकि मैं लिक्विड को कूल कर रहा हूँ, और वो लिक्विड कूल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ पे, एक्स पे। एक्स पे हो जाती है सॉलिडिफिकेशन शुरू। क्या हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन शुरू। जो ही सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगी तो कुछ देर के लिए थोड़ा सा ये कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। समझ में आया ना, यानी क्योंकि अब चेंज हो रही है, एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, लिक्विड फेज से सॉलिड फेज, क्लियर। तो सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगी। अब सॉलिडिफिकेशन जब शुरू होगी तो यहाँ से हीट निकलेगी, ये हीट कूलिंग को उतना नहीं होने देगा, यानी उतनी कूलिंग नहीं होगी जितनी यहाँ हो रही थी। अब ये हीट कहाँ से आती है, ये हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी जो थर्मल मोशन थी पार्टिकल्स की, जो थर्मल मोशन है वो कम हो जाएगी, और वो थर्मल मोशन की जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी में बोलूँगा, वो बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट के ज़रिए से वो बाहर निकलेगी। अब अगर वो हीट वहाँ पे बाहर निकल रहा है, सिस्टम में हीट आ रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम को वो कूल जल्दी होने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे जो कर्व आएगा एक्स से लेके वाई तक, जब तक न पूरा सॉलिडिफिकेशन हो जाए तब तक आपको ये कर्व कुछ इस तरह आएगा, यानी आपको ऐसे शार्प लाइन नहीं दिखेगी, बल्कि ऐसे थोड़ा सा इस तरह कर्व दिखेगा, पैराबोला टाइप। समझ में आया। कब तक, जब तक नहीं ये कहाँ पे पहुंच जाए, वाई पे। जब ये वाई पे पहुंच जाएगा, इस वाई पे, तो ये पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा सॉलिडिफाई। तो अब यहाँ पे जितना भी हम कूल करेंगे उतना ये ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा, और कुछ देर के लिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि हम कूल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सॉलिडिफिकेशन की हीट निकलती है वो आपस में थोड़ा सा एक दूसरे को बैलेंस करते, यानी टाइम के साथ साथ में वहाँ पे मैं बोलूँगा कि कूलिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, जब तक नहीं ये पूरे का पूरा जो लिक्विड था, लिक्विड ए और लिक्विड बी, वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाए। यहाँ से लिक्विड बी जो है वो सॉलिड बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और साथ साथ में यहाँ पे जब पहुँचेंगे हम इस टेम्परेचर के नीचे तो ए भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो दोनों कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाएंगे। ठीक है। अब वाई से लेके जेड तक अगर हम जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में तो कोई चेंज नहीं आनी है, कोई फेज चेंज नहीं आनी है। उसके बाद में अगर आप कूल करना चाहोगे तो इस सॉलिड का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, यानी सॉलिड की कूलिंग होगी। हम पहुँचेंगे जेड पे। क्लियर, समझ में आया। यह हो गई कूलिंग कर्व। तो
इसी कर्व को बोलते हैं हम कूलिंग कर्व। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये जो एरिया है ये वाला जहाँ पे आपको एकदम कांस्टेंट रहता है, ये एरिया हमें बताता है कि यूटैक्टिक आ गया। यानी ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपको बताएगा कि इसका यूटैक्टिक टेम्परेचर ये होगा। यानी ये जो कांस्टेंट, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए टाइम के साथ तो समझ लेना कि ये यूटैक्टिक पॉइंट आ गया। और ये जो पॉइंट है जिसके बाद में स्लो कूलिंग होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट की सॉलिडिफिकेशन हो रही है। सॉलिडिफिकेशन समझ में आया? शाबाश। अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों का। इन्हें यूटैक्टिक मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट है। या मैं इसको बोलूँ, अगर यहाँ से यहाँ ऊपर जाऊँ, ये दो सॉलिड है, सॉलिड को मैं मेल्ट कर रहा हूँ, यानी मेल्टिंग ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर है। समझ में आया ना? शाबाश। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया कूलिंग कर्व से हमें पता चल जाता है कि यूटैक्टिक कब आ गया। लेकिन इसमें भी जोल है। जोल मतलब इसमें प्रॉब्लम्स है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो एरिया है ना, इधर मैं लिखूंगा लिमिटेशंस ऑफ कूलिंग कर्व्स या कूलिंग कर्व मेथड से हमें पता चलता है कि यूटैक्टिक कब आ गया और यूटैक्टिक टेम्परेचर इसका क्या है। देखो इसका क्या प्रॉब्लम क्या है इसका, मैं बताता हूँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कूलिंग कर्व ऐसे आ जाए, यानी यहाँ पे पहले कूल हो जाए, फिर सॉलिडिफिकेशन, उसके बाद में यूटैक्टिक, उसके बाद में कूलिंग ऑफ सॉलिड, यही कहते हैं ना। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस में क्या होता है, देखो अगर हम टेम्परेचर और टाइम ग्राफ लेते हैं, टेम्परेचर और टाइम ग्राफ, वहां पे क्या होता है, पहले W से जब X में जाते हैं, यानी लिक्विड कूल हो जाता है, क्लियर। लेकिन उसके बाद में हम सोचते हैं कि लिक्विड कूल जब हो जाए तो उसके बाद में सॉलिडिफिकेशन शुरू होती है। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन, तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। मैं ऐसा बोलूँगा कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी हीट निकल जाएगी, मतलब इस तरह की, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि वहाँ पे या तो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, या कभी कभी कैसा होता है वहाँ पे सुपर कूलिंग हो जाती है, यानी सिस्टम बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है लेकिन सॉलिडिफिकेशन नहीं होती। तो सिस्टम जब कूल होता है, कूलिंग के बाद में कुछ देर के बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, यानी उसके बाद में सॉलिडिफिकेशन शुरू होती है सुपर कूलिंग के बाद में, और तब जाके ये कर्व जो है ऐसे मिलती है हमें सॉलिडिफिकेशन कर्व, यानी तब जाके हमें वाई मिलता है। ठीक, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ग्राफ आ जाए, यानी ग्राफ जो है ये ऐसा आ जाए, यहाँ से लेके सीधा ऐसा, उसके बाद में यहाँ पहुँचने के बाद ग्राफ ऐसा आ जाए और फिर ऐसा, यानी वाई और जेड। ठीक, ऐसा ही समझते ना हम, ऐसा ही समझते थे हम कि पहले कूलिंग होगी, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट जैसा रहेगा, फिर स्लो कूलिंग होगी, फिर यहाँ पे फिर से कूलिंग, फिर ये कांस्टेंट, यानी फिर यूटैक्टिक आएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, एक्स के बाद में ये सीधा सपोज ए या बी, या मैं बोलूँ चलो सी बोलूँगा मैं इसको, पॉइंट सी तक गया पहले, ने कूलिंग हो गई, सुपर कूलिंग। सुपर कूलिंग के बाद में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होता है, उसके बाद में सॉलिडिफिकेशन शुरू होती है। समझ में आया ना? यानी हम एक्सपेक्ट करते थे कि सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे शुरू होगी, लेकिन यहाँ पे शुरू नहीं हुई, यहाँ पे सुपर कूलिंग हुई, उसके बाद में कुछ देर के बाद में सॉलिडिफिकेशन शुरू हो गई। तो इसका मतलब जहाँ पे सुपर कूलिंग होती है वहाँ पे ये जो एनालिसिस, ये जो थर्मल एनालिसिस या कूलिंग कर्व मेथड जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें सॉलिडिफिकेशन का आइडिया नहीं देगा।
समझ में आया? ये होगी एक बात। दूसरी बात, देखो मान लीजिए मेरे पास में एक सॉलिड मिक्सचर ए बी, इसका मेल्ट है, इसके अंदर मैंने थर्मामीटर डाल दिया। अब इसका मैं कूलिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कूलिंग। थर्मामीटर डाल रहा हूँ तो कूलिंग हो रही है। कूलिंग हो रही है तो कूलिंग के साथ जब कूलिंग होगी तो सॉलिडिफिकेशन होगी। कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं, वो थर्मामीटर को ऐसे चिपक जाते हैं। मान लीजिए थर्मामीटर है, उसको सॉलिड चिपक गया। अगर सॉलिड चिपक गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉलिड्स जो रहते हैं, इसके जो चिपके हुए सॉलिड हैं वो कंडक्टिंग भी हो सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग भी। और यहाँ सिस्टम से यहाँ तक जो हीट है वो डायरेक्ट थर्मामीटर पे नहीं पड़ती है, तो थर्मामीटर जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर हमें नहीं बताएगा। समझ में आया ना? यानी उस सूरत में जो थर्मामीटर है वो आपका ना तो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकता है प्रॉपरली, ना ही प्रॉपरली ये आपका यूटैक्टिक पॉइंट डिटेक्ट कर सकता है। समझ में आया ना? हम इसको तो खरोच भी नहीं सकते क्योंकि थर्मामीटर अंदर है और हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे स्टीयरिंग भी मुमकिन नहीं है। तो उस सूरत में अगर ये चिपक गया तो फिर जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर ये टेम्परेचर्स को प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं करता। समझ में है ना? तो हो गए दो चीज़ें, यानी सुपर कूलिंग और स्टिकिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ थर्मामीटर, ये दो। तीसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है, मान लीजिए मेरे पास में एक सिस्टम है, ठीक, यहाँ पे थर्मामीटर रखा हुआ है, थर्मामीटर, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए सॉलिडिफिकेशन हो गई और लेकिन इधर अभी लिक्विड बाकी है। तो उस सूरत में क्या है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे यूटैक्टिक पॉइंट मिलेगा, यानी ये वाला पॉइंट, ये मैं इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यूटैक्टिक का मतलब लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब जब तक इसमें लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका यूटैक्टिक पॉइंट आ गया। समझ में है ना? अब थर्मामीटर इस रीजन में, यहाँ पे तो सॉलिडिफिकेशन हो गई, लेकिन इस रीजन में अभी लिक्विड बाकी है, तो इसका मतलब अभी यूटैक्टिक पॉइंट नहीं आया, लेकिन थर्मामीटर ने यहाँ पे दिखा दिया कि टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। तो इस सूरत में क्या होता है कि इस सूरत में भी हम यूटैक्टिक पॉइंट को प्रॉपरली जज नहीं कर सकते। समझ में आया ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि थर्मामीटर को तो हिला नहीं सकते, ये सॉलिड है, स्टीयरिंग हो नहीं सकती इसमें। समझ में आया ना? तो अगर स्टीयरिंग नहीं होगी तो हम यूटैक्टिक पॉइंट इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? इन एक रीजन में सॉलिडिफिकेशन हो गई है, वो हमें कुछ अलग दिखा रहा है रिजल्ट, लेकिन दूसरे रीजन में भी लिक्विड बाकी है। यानी एक रीजन में आपको यूटैक्टिक मिल रहा है, दूसरे रीजन में भी लिक्विड बाकी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर यूटैक्टिक अभी डिटेक्ट नहीं हुआ। अब ये इसके ड्रॉबैक्स, 3 ड्रॉबैक्स मैंने बताया आपको। अब ये ड्रॉबैक्स से बचने के लिए हमारे पास में और एक तरीका है, उसको कहते हैं थॉ मेल्ट मेथड। क्या कहते हैं? थॉ मेल्ट मेथड। वो जो थॉ मेल्ट मेथड है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। ठीक है?